नमस्कार, न्यूज नेशन आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। बड़ी खबर बताते हैं आपको मोदी मंत्रिमंडल को लेकर। इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि विभागों का बंटवारा शुरू हो गया है। धर्मेंद्र प्रधान को शिक्षा और कौशल विकास मंत्रालय का प्रभार दिया गया है। शिक्षा और कौशल विकास मंत्रालय का प्रभार धर्मेंद्र प्रधान को दिया गया है, यानी कि जो निशंक मंत्री थे उनके पास जो मंत्रालय था वो अब धर्मेंद्र प्रधान के पास आ गया है। साथ ही 53 मंत्रालयों को 30 कैबिनेट मंत्री देखेंगे। 53 मंत्रालयों को 30 कैबिनेट मंत्री देखेंगे। कुछ ऐसे मंत्रालय जिनका आपस में कहीं ना कहीं कनेक्शन होता है, उन मंत्रालयों को एक ही मंत्री को जिम्मेदारी दी गई है ताकि आपस में बहुत ज्यादा कागजी कार्रवाई में वक्त न गंवाया जा सके। पीयूष गोयल को कपड़ा मंत्रालय दिया गया है। अमित शाह को गृह मंत्रालय के साथ मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन का प्रभार दिया गया है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग पीएम मोदी ने खुद अपने पास रखा है। स्वास्थ्य मंत्री बने हैं मनसुख मांडविया को केमिकल और फर्टिलाइजर का भी प्रभार दिया गया है। हमारे वरिष्ठ सहयोगी दीपक चौरसिया लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक जी, सबसे बड़ी बात यह कि कुछ ऐसे मंत्रालय जिनका आपस में कहीं ना कहीं कनेक्शन है, उन मंत्रालयों को एक ही मंत्री को दिया गया है और इसीलिए जो 53 मंत्रालय हैं वो 30 कैबिनेट मंत्री संभालेंगे। जी हाँ, बिल्कुल। ये इसलिए किया गया है, लोगों का कद भी बढ़ाया गया है। हरदीप सिंह पुरी को पेट्रोलियम, हरदीप सिंह पुरी शहरी विकास मंत्री भी रहेंगे। उन्हें पेट्रोलियम मंत्रालय की जिम्मेदारी भी दी जाएगी। बहुत महत्वपूर्ण नाम इसमें अश्विनी वैष्णव का है, जिनको दिया गया है रेल मंत्रालय का जिम्मा। अभी तक पीयूष गोयल रेल मंत्रालय का जिम्मा देखते थे। अश्विनी वैष्णव एक कैरियर ब्यूरोक्रेट रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उन्होंने ज्वाइन की। हाल ही में राज्यसभा में आए हैं। अश्विनी वैष्णव जब प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री पद से हटे थे, तो जब वो पूर्व प्रधानमंत्री बने थे तो उनको भी एक आईएएस पीएस मिलता है नई सुविधा के अनुसार। अश्विनी वैष्णव उस वक्त प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के साथ उनके प्राइवेट सेक्रेटरी के तौर पर काम करते थे और पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशन में उन्होंने बहुत शानदार काम किया है। आईआईटी के पढ़े हुए हैं, एमबीए हैं, पेंसिल्वेनिया से उन्होंने एमबीए किया है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बदलाव है। शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण सेक्टर है आरएसएस के लिए भी और भारतीय जनता पार्टी के लिए भी, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए इसकी जिम्मेदारी अपने सबसे ट्रस्टेड सहयोगी धर्मेंद्र प्रधान को दी है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान संघ से जुड़े हुए हैं, कद्दावर नेता हैं। भारतीय जनता पार्टी की जो थर्ड रैंक लीडरशिप जिसको हम मानते हैं, उसमें बहुत कद्दावर हैं। अपना कद बढ़ाया है। पेट्रोलियम मंत्री के तौर पर बेहतरीन काम किया है। स्किल शिक्षा मंत्री के तौर पर भी उन्होंने बेहतरीन काम किया है। इसीलिए ये दोनों जिम्मेदारी उनके पास बनी रहेंगी। शिक्षा मंत्रालय और स्किल डेवलपमेंट मंत्रालय एक तरह से मिला हुआ है, क्योंकि शिक्षा होगी उसी के बाद आदमी स्किल्ड होगा, इसलिए दोनों को साथ दिया गया है। कुछ और मंत्रालयों के बारे में भी जानकारी आ गई है, उनके वो भी अपने दर्शकों को बता देते हैं। नागरिक उड्डयन मंत्रालय जो है वो ज्योतिरादित्य सिंधिया को दिया गया है और साथ ही हमारे साथ हमारे सहयोगी भी अब जुड़ गए हैं। विकास हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास, कौन कौन से मंत्रालय को लेकर अभी जानकारी सार्वजनिक हो गई है? देखिए, अगर कहें तो राष्ट्रपति भवन से अभी जारी नहीं किया गया है लिस्ट, लेकिन जो जानकारी सामने निकल के आ रही है, जैसा कि दीपक सर भी बता रहे थे, ठीक वही है कि जो हेल्थ मिनिस्ट्री है जिसपे सबकी निगाह लगी थी, क्या कि हर्षवर्धन बाहर गए हैं, हर्षवर्धन को बाहर का रास्ता दिखाया गया है, तो किसे वो महत्वपूर्ण मंत्रालय सौंपा जाएगा, क्योंकि कोरोना का काल चल रहा है और आगे तीसरी लहर की बात कही जा रही है। तो ऐसे में मनसुख मांडविया पर प्रधानमंत्री ने अपना भरोसा जताया है और उन्हें हेल्थ के साथ साथ मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल और फर्टिलाइजर भी मनसुख मांडविया को सौंपा गया है। उसके बाद अगर बात करें तो अश्विनी वैष्णव जो है रेल, जो पीयूष गोयल, रेलवे एक बहुत बड़ा मंत्रालय रेलवे माना जाता है, साथ में उनको आईटी भी दिया गया है, क्योंकि रेलवे लगातार जो रेलवे का ऑपरेशनल रेशियो है वो घटता चला जा रहा था, यानी खर्च बढ़ते चले जा रहे थे रेलवे को नुकसान से भी निकालना है। तो ऐसे में अश्विनी जो वैष्णव है उनके ऊपर प्रधानमंत्री ने भरोसा जताया है। ये काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि एकदम अश्विनी वैष्णव को मंत्रालय में लाया, उन्होंने मंत्रिमंडल में शामिल किया और एक ही बार में रेल मंत्रालय जैसा महत्वपूर्ण मंत्रालय उन्हें सौंप दिया गया है। पीयूष गोयल जो बहुत ही वरिष्ठ मंत्री हैं, उन्हें टेक्सटाइल, फूड और कंज्यूमर अफेयर की जिम्मेदारी दी गई है। तो धर्मेंद्र प्रधान जो है एजुकेशन और जो स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है, स्किल का काम उन्हें सौंपा गया। हरदीप पुरी पहले की तरह अपना अर्बन डेवलपमेंट होगा, लेकिन साथ उनके पास पेट्रोलियम भी होगा। अभी और भी नाम जो है वो धर्मेंद्र प्रधान जो और भी है वो धीरे धीरे सारे नाम आने शुरू हो गए हैं। हालांकि थोड़ी देर में बिल्कुल जितने भी लोग ओथ लिए हैं उन सभी लोगों के नाम थोड़ी देर में साफ हो जाएंगे कि किसे क्या दिया जा रहा है। ठीक है, आप हमारे साथ विकास जुड़े रहिए। दीपक जी हमारे साथ जुड़े हुए। दीपक जी,
कुछ मंत्री ऐसे जो बहुत विश्वास पात्र मंत्री, लेकिन उनका मंत्रालय बदल दिया गया है। उन्हें भले ही मंत्रिमंडल से बाहर नहीं निकाला गया है, लेकिन उनका पोर्टफोलियो जरूर चेंज हुआ है। जी हाँ, पोर्टफोलियो चेंज हुआ है, लेकिन इंटरकनेक्टेड जो बात आपने कही वो बेहद महत्वपूर्ण है। जैसे स्किल और शिक्षा जुड़ा हुआ है, इसीलिए शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है, धर्मेंद्र प्रधान को दिया गया है। और उन्हीं के पास जो स्किल डेवलपमेंट है, अश्विनी वैष्णव पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के प्रणेता माने जाते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी के सरकार में उन्होंने ये आइडिया बनाया था एज ए डिप्टी सेक्रेटरी, और IAS रहे हैं वो, जोधपुर से आते हैं। उनको बहुत बड़ी जिम्मेदारी रेल मंत्रालय के तौर पर दी गई है, और IT मंत्रालय पेंसिल्वेनिया में पढ़े हुए हैं, वो IIT से पढ़े हुए हैं, तो टेक्नोलॉजी की ये जिम्मेदारी अश्विनी वैष्णव को दी गई है। ये बेहद महत्वपूर्ण नाम है। हरदीप सिंह पुरी का प्रमोशन हुआ है, शहरी विकास मंत्री के साथ साथ पेट्रोलियम मंत्री रहेंगे। ज्योतिरादित्य सिंधिया को कैबिनेट मिनिस्टर बनाकर एक तरह से प्रमोशन है, वो राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार थे मनमोहन सिंह कैबिनेट में, अब उनका प्रमोशन हुआ है। और उनको सिविल एविएशन जैसा महत्वपूर्ण पोर्टफोलियो दिया गया है, जिसमें उनके पिता भी मंत्री रह चुके हैं। मीनाक्षी लेखी को संस्कृति मंत्रालय की भी जिम्मेदारी दी गई है, यह भी खबर हमारे पास आ रही है। जी बिल्कुल दीपक जी, हमारे साथ हमारे और सहयोगी जुड़ गए हैं। मधुरेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधे उनके पास चलते हैं, उनके पास भी कुछ जानकारी आई है। मधुरेंद्र, क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, कैबिनेट में बड़े बदलाव जो है वो साफ साफ अब दिखाई दे रहे हैं। खासतौर पर देखिए, वो मंत्रालय जिनमें कहा जाए तो मंत्रियों की एक तरह से नौकरी गई, उन मंत्रालयों में जो नाम है वो साफ साफ सामने आ रहे हैं। मनसुख मंडाविया की बात करें, 2 दिन पहले ही मैं आपको जिक्र करना चाहूंगा कि वो सीरम इंस्टीट्यूट और यहाँ तक कि कैडला, जो कि दूसरी बड़ी कंपनी है भारत में जो वैक्सीन सप्लाई करने जा रही है, उन दोनों ही कंपनियों का दौरा मनसुख मंडाविया ने किया था। और उनको अब केमिकल फर्टिलाइजर के साथ साथ स्वास्थ्य मंत्रालय का जिम्मा दिया गया है, जो कि सबसे बड़ी जिम्मेदारी मानी जा रही है इस वक्त की, क्योंकि कोविड के चलते जो तीसरी लहर है उसके ठीक पहले तैयारी का सारा दारोमदार अब मनसुख मंडाविया के ऊपर होगा। साथ ही देखिए तो ज्योतिरादित्य सिंधिया, जिनको सिविल एविएशन संभालना है, एक बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधे पर होगी, क्योंकि हम जानते हैं एयर इंडिया की हालत क्या है। महाराजा बीमार है और अब महाराजा को उसे ठीक करने की जिम्मेदारी दी गई है। तीसरी तरफ देखिए तो आप रेलवे में अश्विनी वैष्णव को लाना एक तरह से बतलाता है कि किस तरह से ये समूचा एरिया है जो कि बेहद टेक्निकल है खासतौर पर, और जिसके विस्तार को लेकर मोदी मंत्रिमंडल जो है वो लगातार बड़ी जिम्मेदारियां निभाता रहा है, चाहे वो सुरेश प्रभु के रूप में देखें, सदानंद देवगौड़ा के रूप में देखें, या फिर उसके बाद जो है पीयूष गोयल बड़ी जिम्मेदारी निभा रहे थे। और अब पीयूष गोयल को कॉमर्स मिनिस्ट्री में पूरी तरह से शिफ्ट करते हुए देखा जाए, कपड़ा मंत्रालय उनको दे दिया गया है। लेकिन अश्विनी वैष्णव को बड़ी जिम्मेदारी रेलवे की दी गई है, IT की दी गई है, उस IT मंत्रालय की जिसको लेकर ट्विटर बनाम जो लड़ाई सरकार की चल रही है, और जिसमें कहीं ना कहीं एक तरह से फेल हो गए रविशंकर प्रसाद, जिन्हें इस बार जगह नहीं दी गई, उनको इस्तीफा देना पड़ा। तो बड़े मंत्रालय जो है उसकी बड़ी जिम्मेदारी साफ साफ तौर पर बढ़ती नजर आ रही है। धर्मेंद्र प्रधान का जिक्र करना बेहद लाजमी होगा, क्योंकि पेट्रोलियम की बढ़ती कीमतों को लेकर सरकार जो है वो जनता के बीच में किरकिरी हो रही है। तो ऐसे में बड़ी जिम्मेदारी हरदीप पुरी को देना बतलाता है कि किस तरह से जो प्रायोरिटी इंडस्ट्रीज हैं, जिसमें डिलीवर करने की कैपेसिटी ज्यादा है, जिसमें जो जनता है उसको एक तरह से हम देखा जाए तो उसको जवाबदेही के तौर पर निभाने की बड़ी जिम्मेदारी मंत्रिमंडल के कंधे पर है, सरकार के कंधे पर है, और मंत्रियों को एड्रेस करना है। इन विभागों को चुन चुन कर दिया गया है, खासतौर पर उन लोगों को जिनसे सरकार को उम्मीद है, नरेंद्र मोदी उम्मीद है कि ये बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे। और चूंकि आने वाले जो महीने हैं उसमें देखा जाए तो 5 राज्यों में चुनाव होने हैं, तो 5 राज्यों में चुनाव में जनता के बीच जाने से पहले जो कोर्स करेक्शन है समूचा ये मंत्रियों के जरिए करती हुई सरकार दिखाई दे रही है। ठीक है मधुरेंद्र। दीपक जी, कोर्स करेक्शन है एक, तो दूसरी बात यह है कि कई ऐसे चेहरे हैं जो बिल्कुल नए हैं, लेकिन उनके ऊपर बहुत बड़ी बड़ी जिम्मेदारी दे दी गई है। आपको लग रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बड़ा रिस्क ले रहे हैं? जी हाँ, बहुत बड़ा रिस्क है, और ऐसे रिस्क लेने की ताकत होनी चाहिए। ऐसा रिस्क एक ऐसा ही व्यक्ति ले सकता है जिसके पास कोई विजन हो, जिसके पास कोई समझ हो, और जो रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी नरेंद्र मोदी की है, आपदा को अवसर में बदल लेना, वो बहुत शानदार है, बहुत अच्छी है। और प्रधानमंत्री का जो ये रिस्क है, ये बहुत बड़ा रिस्क है, बहुत बड़ा गैम्बल है। अब सरकार अपनी छवि कैसे सुधारती है, कैसे और निखारती है, तीसरी लहर को कैसे टैकल करती है, अश्विनी वैष्णव पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी क्यों डाली गई, मैंने आपको उसका बैकग्राउंड बताया। आपको बताया कि IIT से पढ़े हुए हैं, MBA है, वो पेंसिल्वेनिया से IAS रह चुके हैं, प्राइवेट सेक्रेटरी रह चुके हैं। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री पद से हटे थे, तो ये सरप्राइजिंग चेहरे हैं। जैसे विदेश राज्य मंत्री बनाई गई हैं मीनाक्षी लेखी, तो ये भी उनके लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। साथ ही साथ हमको ये भी खबर मिल रही है कि फूड एंड सिविल सप्लाई एक बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी, क्योंकि 80 करोड़ लोगों को ये जाना है, ये किसके पास रहेगा ये देखना पड़ेगा। 80 करोड़ लोगों को फ्री में अनाज दिया जाना है। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया को
नागरिक उड्डयन मंत्रालय दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि देश भर में अब हवाई अड्डे हों और जो लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना चाहते हैं उनको ज्यादा वक्त ना लगे। इस पर काफी पहले से काम चल रहा है। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया के ऊपर भी एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। बिल्कुल, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। उन्हें कैबिनेट मंत्री बनाया गया है, उनके पिता के पास भी ये मंत्रालय रहा है और मैंने मंत्री के तौर पर सिविल एविएशन में उनको काम करते हुए देखा है। पावर मिनिस्ट्री में उन्होंने बहुत बेहतरीन काम किया था। युवा हैं, चेंजेस को और रिस्क को और मार्केट को बहुत अच्छी तरह समझते हैं, विदेशों से पढ़े हुए हैं और वो जानते हैं ओपन स्काई पॉलिसी वर्ल्ड में कैसे चल रही है। बहुत चैलेंजिंग मंत्रालय है इस वक्त सिविल एविएशन मिनिस्ट्री, क्योंकि आपको पता है विद्या, सिविल एविएशन की हालत किस तरह से खराब है। पूरी दुनिया में फ्लाइट्स कभी भी रुक जाती है जब कोरोना काल आता है, डोमेस्टिक फ्लाइट्स बंद हो जाती हैं, पूरा का पूरा दुनिया लॉक हो जाती है। तो सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के सामने इस वक्त बहुत ज्यादा चैलेंजेस हैं और ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा कि उन चैलेंजेस से एविएशन सेक्टर को किस तरीके से ज्योतिरादित्य सिंधिया अपनी पढ़ाई के बल पे, अपने नॉलेज के बल पे, अपने कैपेबिलिटी के बल पर संभालते हैं। ठीक है मधुरेंद्र, एक चीज ये भी है कि टूरिज्म और कल्चर साथ में नॉर्थ ईस्ट डेवलपमेंट यानी कि नॉर्थ ईस्ट का विकास जो है, इस मंत्रालय को एक साथ एक मंत्री को दिए जाने के पीछे मकसद क्या है और क्या ऐसा माना जाए कि प्रधानमंत्री एक नए विजन के साथ इस मंत्रालय और इस मंत्री को देख रहे हैं? देखिए, जो नॉर्थ ईस्ट का इलाका है वो प्रायोरिटी एरियाज में रहा है। खासतौर पे सरकार के आने के बाद से ही आप देखें तो किस तरह से नॉर्थ ईस्ट के जो कैपिटल हैं उनको जोड़ने की योजना बनाई गई, चाहे आप फ्लाइट के जरिए देखिए या फिर एयर रूट के जरिए देखिए। क्योंकि मैं आपको बताऊं कि नॉर्थ ईस्ट प्रायोरिटी लिस्ट में सरकार के शुरू से ही रहा है और खासतौर पर देखिए तो यहाँ पर टूरिज्म के विकास को लेकर जो है वो भी सरकार बेहद फोकस्ड रही है, ताकि नॉर्थ ईस्ट का विकास हो, उसकी कनेक्टिविटी बढ़े और जाहिर तौर पर जो नॉर्थ ईस्ट के लोग हैं वो संपूर्ण भारत से उसी तरह इंटीग्रेट हो सके जैसे कि बाकी देश के तमाम अन्य राज्य हैं। तो इसलिए ये फोकस एरिया है और आप देखिए कि नॉर्थ ईस्ट में बीजेपी ने अपने जो पैर पसारे हैं, इसी एजेंडे के जरिए बीजेपी जो है वो त्रिपुरा से लेकर आप देखिए कि अरुणाचल तक जो है अपने पांव पसारते हुए दिखाई दे रही है। तो जाहिर तौर पर ये ऐसा इलाका है जिसको ज्यादा से ज्यादा सरकार एक्सप्लोर करना चाहती है, क्योंकि ऐसे इलाके हैं जहां पर टूरिज्म डेवलप नहीं है, जहां पर लोगों के लिए हम कहें कि एक व्यापक पूरा का पूरा जो है वो प्राकृतिक संसाधन है, जो कि वहां के लोगों के लिए भी निश्चित तौर पर आमदनी का स्रोत या जीडीपी को बढ़ाने के लिए बेहद कारगर भूमिका निभा सकता है। और दूसरी तरफ सरकार के लिए भी इन तमाम इलाकों को इंटीग्रेट करके इनके डेवलपमेंट की योजना जो है उसको मूर्त रूप देने की समूची तैयारी है। तो आप देखिए तो रेल रूट के जरिए ही ये प्लान था कि 2022 तक जो नॉर्थ ईस्ट की सभी राजधानियां हैं उनको रेल कनेक्टिविटी किया जाएगा। हालांकि कोविड के चलते कई प्रोजेक्ट डिले हैं, लेकिन मणिपुर तक हम आपको बताना चाहेंगे कि रेल कनेक्टिविटी के लिए जोर शोर से काम चल रहा है। हम जानते हैं कि त्रिपुरा को कैसे कनेक्ट किया गया, अगरतला आज की तारीख में कनेक्टेड है। तो इस तरह से नॉर्थ ईस्ट को कनेक्ट करने के लिए और जो इलाके खासतौर पर बिल्कुल कटे हैं वहां पर एविएशन सेक्टर को है वो व्यापक किया गया है और वहां पर टूरिज्म को डेवलप किया जा रहा है। तो ये प्रायोरिटी में और फोकस में रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, इसलिए नॉर्थ ईस्ट को देखिए। स्मृति ईरानी महिला और बाल विकास मंत्रालय, अनुराग ठाकुर को खेल और युवा मंत्रालय, इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए बिल्कुल स्मृति ईरानी का जो है महिला और बाल विकास मंत्रालय, अनुराग ठाकुर बीसीसीआई के अध्यक्ष रह चुके हैं। कपड़ा मंत्रालय, मेरे ख्याल से आप जो कह रहे थे ना मंत्रालयों की कनेक्टिविटी, तो उद्योग, वाणिज्य, कपड़ा, ये सब जुड़े हुए हैं आपस में एक तरीके से, क्योंकि टेक्सटाइल भी अपने आप में एक इंडस्ट्री है। तो मेरे ख्याल से उस कंटिन्यूटी को बनाए रखने के लिए जिम्मेदारी दी गई है। पशुपति पारस, अगर उनको खाद्य और प्रसंस्करण मंत्रालय दिया गया है तो बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि 80 करोड़ लोगों को अनाज पहुंचाना है। एक बड़ा परिवर्तन हमने देखा है गिरिराज सिंह का, क्योंकि उनको एक ग्रामीण विकास मंत्री बनाया गया है। यानी एक मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्री पहले नरेंद्र सिंह तोमर थे, उनके पास कई सारे मंत्रालय हैं, एग्रीकल्चर भी उनके पास है, किसान कल्याण भी उनके पास है। तो मेरे ख्याल से अतिरिक्त जिम्मेदारी अब गिरिराज सिंह जी को दी गई है। यह भी बड़ा बदलाव है, क्योंकि ग्रामीण विकास नरेंद्र मोदी का एक बहुत बड़ा पेट प्रोजेक्ट है। आप देखा आपने अश्विनी वैष्णव की फिर से फोटो आ रही है और आप दिखा रहे हैं रेलवे और आईटी जैसे दो बेहद महत्वपूर्ण मंत्रालय उनको सौंपे गए। जी बिल्कुल मधुरेंद्र, मैं पूछ रहा था आपसे, आप जवाब दे रहे थे कि अनुराग ठाकुर को दिया गया है खेल और युवा मंत्रालय, महिला और विकास मंत्रालय स्मृति ईरानी को मिला है। तो ये तमाम जो बदलाव है ये किस आधार पर और क्या किस सोच के साथ है मधुरेंद्र?
बिल्कुल, खास तौर पर देखिए तो ये भी प्रायोरिटी एरियाज हैं और इन प्रायोरिटी एरियाज को एड्रेस करने के लिए कुछ नए चेहरे और खास तौर पर इनोवेटिव आइडियाज के साथ मंत्रियों की दरकार थी, जिसकी कमी को पूरा करते हुए सरकार दिखाई दे रही है। अनुराग ठाकुर की अगर बात करें तो खेल मंत्रालय देकर साफ तौर पर सरकार ने बता दिया है कि किस तरह से इस एरिया को और ज्यादा एक्सप्लोर करना है नए विजन के साथ, और इसमें अनुराग ठाकुर बेहद फिट बैठते हैं, क्योंकि खास तौर पर हम देखिए तो उनके बैकग्राउंड की बात करें तो हमारे साथ विकास जी भी मौजूद हैं। विकास जी, अगर हम अनुराग ठाकुर के खास तौर पर बैकग्राउंड की बात करें तो उनको ये मंत्रालय दिया जाना किस तरह से हम कहें कि एक बड़ी जिम्मेदारी को न सिर्फ बढ़ाता है बल्कि परफॉर्मेंस जो है उसको ओरिएंटेड करने के लिए भी उनको प्रेरित करता है। देखिए, एक तो अनुराग ठाकुर युवा हैं, नौजवान हैं, दूसरे उनकी एक और भी पहचान है क्रिकेटर की, खेल जगत से जुड़े हुए हैं। अगर चले जाएं आप हिमाचल प्रदेश में तो अनुराग ठाकुर की पहचान है कि युवाओं के बीच में वो खेल को लेकर के काफ़ी लोकप्रिय हैं और ख़ास तौर पर क्रिकेट को बढ़ावा देते हैं, युवा एक्टिविटी को काफ़ी बढ़ावा देते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब भी प्रधानमंत्री किसी को नियुक्त करते हैं तो उनके पास पूरा होमवर्क होता है कि किसका क्या स्किल है, किसके इंटरेस्ट का एरिया क्या है, उसकी कमजोरी क्या है। तो अनुराग ठाकुर की अपनी एक पहचान है उनके कंस्टिट्यूंसी में। अब शायद उसका फ़ायदा जो अनुराग ठाकुर का इंटरेस्ट है, जो चीज़ों को करते आ रहे हैं, इसलिए युवा मामले उन्हें सौंपे गए हैं ताकि वो बेहतर तरीके से समझ सकें और बेहतर तरीके से उसे कर सकें। अगर बात स्मृति ईरानी की करें तो स्मृति ईरानी को महिला बाल विकास मंत्रालय की जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ाना, ये किस तरह से जो एड्रेस करता है खासतौर पर गवर्नमेंट की प्रायोरिटी को भी और पब्लिक के बीच गवर्नमेंट की छवि को भी। ये पहले जब स्मृति ईरानी को पहली बार जब शामिल किया गया था तभी लग रहा था कि शायद महिला बाल विकास उनको दिया जाए, क्योंकि बतौर तुलसी वो घर घर में पहुंची थी और एक महिला की प्रतीक बनी थी वो, और स्मृति ईरानी का भी इंटरेस्ट का एरिया है। तो इस बार मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी कई तरह के एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि अब जिस व्यक्ति का जो इंटरेस्ट का एरिया है उसको पकड़ाने की कोशिश शायद इस बार के मंत्रालय में की गई है। और निश्चित तौर पर जो स्मृति ईरानी को जो मंत्रालय सौंपा गया है, कई मंत्रालय वो देख चुकी हैं, HRD भी था, टेक्सटाइल भी उनके पास था, महिला और बाल विकास आया है। तो निश्चित तौर पर एक महिला हैं, ऊर्जावान हैं, इन चीज़ों को समझती हैं, बहुत नीचे से निकल के वो ऊपर तक आई हैं, यानी बहुत मध्यम और छोटे परिवार से लेकर और मुंबई तक के चकाचौंध को देखी हुई हैं, यानी हर तरह के महिलाओं की स्थिति को बेहतर तरीके से जानती हैं। और ख़ास तौर पर कोरोना काल के बाद जो महिलाओं की स्थिति को लेकर के देश में अभी सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है कि सबसे ज़्यादा अगर कोई बेरोजगार हुआ है तो महिलाएं हुई हैं। तो अब उस महिला समस्या को लेकर के एक नई बहस है, तो शायद उसको एड्रेस करने के लिए स्मृति ईरानी को जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो समझ सकते हैं विद्या कि किस तरह से मंत्रिमंडल का जो समूचा बंटवारा है उसके पीछे एक विजन है, उसके पीछे एक रीजन है और एक बड़ी जिम्मेदारी से लवरेज किया गया है मंत्रियों को। IB मिनिस्ट्री भी अनुराग ठाकुर को दीपक सर दिया गया है और ये एक जिम्मेदारी ऐसी है, दीपक जी अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो IB मिनिस्ट्री भी अनुराग ठाकुर को देना और इसकी जिम्मेदारी जी, और इसकी जिम्मेदारी अगर अनुराग ठाकुर को दी जा रही है तो ये एक ऐसी जिम्मेदारी है जिसको लेकर बहुत सतर्कता और सहजता से दोनों से काम करना पड़ता है। जी हाँ, बिल्कुल, बहुत सतर्कता से, बहुत सहजता से, और खास तौर पर ऐसे वक्त जब हमने देखा कि कोरोना की दूसरी लहर के बाद अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में भारत की किस तरह की छवि गई है, किस तरह के आर्टिकल्स छपे हैं, किस तरह की पिक्चर्स गई हैं, किस तरह के संकेत गए हैं, तो मेरे ख्याल से कांटों का ताज पहनेंगे अनुराग ठाकुर। और प्रधानमंत्री ने अगर उनको IND मिनिस्ट्री दिया है तो ये बहुत बड़ा मंत्रालय है, सरकार की छवि को संभाले रखना, तो अनुराग ठाकुर कांटों के ताज पर तो बैठेंगे। पर मुझे लगता है अनुराग ठाकुर केपेबल हैं, वो खेल को भी उतनी ही अच्छी तरीके से समझते हैं जितनी अच्छी तरीके से INB को समझते हैं। पूरा IPL का सिस्टम उन्होंने ही सेटअप किया था, कैसे प्रसारण होना है, कैसे प्रसारण होगा, BCCI पे महत्वपूर्ण पदों पर रह चुके हैं, खुद बहुत अच्छे क्रिकेट के खिलाड़ी हैं, रणजी खेलते थे, बहुत फिट है। तो मेरे ख्याल से वो दोनों मंत्रालयों को संभालने के लिए काफी फिट है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत बड़ा कद कर दिया है अब अनुराग ठाकुर का INB मिनिस्टर संभालना। मेरे हिसाब से एक कांटों का ताज है किसी के लिए। जी बिल्कुल, और आयुष मंत्रालय अब मधुरेंद्र सर्वानंद सोनोवाल संभालेंगे। ये वो मंत्रालय है जिसको लेकर अभी पास में ही हमने देखा पिछले कुछ वक्त में जिस तरह से काम हुआ है उससे पूरे देश ही नहीं पूरी दुनिया भर में भारत का काफी नाम हुआ है। देखिए, बिल्कुल आयुष मंत्रालय की अगर चर्चा करें तो आयुष मंत्रालय ऐसा मंत्रालय है जो कि मोदी कार्यकाल में ही गढ़ा गया और उसको आगे बढ़ाने की जो जिम्मेदारी है उसके लिए नया मंत्रिमंडल बनाया गया। इसी मंत्रालय के तहत योग उत्सव को दुनिया भर में मनाने में कामयाब रही सरकार और आप देखिए कि आज दुनिया भर में योग उत्सव मनाया जाता है। उसके बाद किस तरह से आयुर्वेद का विकास हो, किस तरह से बाकी जो भारतीय पद्धतियां हैं चिकित्सा की उसका विकास किया जाए, इसका जिम्मा भी सौंपा गया खास तौर पर आयुष मंत्रालय को। और इसी लिहाज से आप देखिए कि बड़ी जिम्मेदारी इनके कंधे पर दी गई है, क्योंकि इस वक्त हमने देखा कि जब आयुर्वेद के तमाम डॉक्टर्स जो हैं उनको भी काम पर लगाया गया, खासतौर पर जो कोरोना है उसके पेशेंट्स को ठीक करने में, उसके पेशेंट्स को मैनेज करने में, तो ये देखा गया कि एक बड़ी जिम्मेदारी जो
है वो आयुर्वेद के डॉक्टर भी निभा सकते हैं। भले ही आयुर्वेद बनाम एलोपैथ की बहस हो, लेकिन हम जानते हैं कि किस तरह से आयुर्वेद जो है वो विभिन्न बीमारियों में कारगर भूमिका निभाता है। खासतौर पर जीवन शैली की बात करें, उसे बेहतर बनाने में बड़ी भूमिका निभाता है और उसके विस्तार की योजना सरकार के पास शुरू से रही है और ये जिम्मेदारी बतलाती है कि सरकार आयुष मंत्रालय को और आगे बढ़ाना चाहती है। विकास जी, क्या सहमत हैं आप? जी बिल्कुल सहमत है। देखिए, जब बनाया गया तो श्रीपद यशो नाइक को यह जिम्मेदारी दी गई थी और दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में उनका एक्सीडेंट हुआ और अभी वो बीमार हैं, तो वो खाली भी चल रहा था। और इस जो सर्बानंद सोनोवाल को दिया गया है तो निश्चित तौर पर ये ऐसा नहीं है कि वो उसके एक्सपर्ट हैं इसलिए उन्हें ये मंत्रालय दे दिया गया। एक बड़ी जिम्मेदारी उन्हें जरूर सौंप दी गई है, क्योंकि मोदी चाहते हैं कि योग और आयुर्वेद का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान हो, जो अब है। योग का तो है ही है और आयुर्वेद को भी मोदी स्थापित कराना चाहते हैं। तो शायद प्रधानमंत्री मोदी को ऐसा लगा है कि सर्बानंद सोनोवाल को अगर वो ये जिम्मेदारी दें तो वो बखूबी इसको निभा सकते हैं। एक बड़ी खबर बता दें अपने दर्शकों को, एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें मधुरेंद्र, आरके सिंह को लॉ मिनिस्ट्री की जिम्मेदारी दी गई है। लॉ मिनिस्ट्री की जिम्मेदारी आरके सिंह निभाएंगे। दीपक जी, अब लॉ मिनिस्ट्री आरके सिंह के पास। जी हाँ, बहुत बड़ी खबर है। लॉ मिनिस्ट्री बहुत महत्वपूर्ण मंत्रालय है। कानूनी चीजों का संभालना आसान नहीं होता है। आरके सिंह एक करियर ब्यूरोक्रेट रहे हैं, होम सेक्रेटरी रहे हैं, इसलिए प्रधानमंत्री को वो उपयुक्त लगे। इस मंत्रालय की जिम्मेदारी अभी तक रविशंकर प्रसाद के पास थी। तो रविशंकर प्रसाद के पास जो मंत्रालय थे वो जो आप अश्विनी वैष्णव का मैं नाम ले रहा था, उनके पास रविशंकर प्रसाद का एक और मंत्रालय जो कम्युनिकेशन है, जो बहुत महत्वपूर्ण है। आज मोबाइल क्रांति पूरी दुनिया में हुई है। कम्युनिकेशन का डिपार्टमेंट भी अश्विनी वैष्णव के पास गया है। साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मंत्रालय जो हम बता सके हैं, कानून मंत्रालय, ये बहुत बड़ा डिसीजन है प्रधानमंत्री का आरके सिंह को देना। और वो इतने कैपेबल हैं कि इस मंत्रालय को संभाल सकते हैं, क्योंकि एक लंबा अनुभव प्रशासन का उनका है। मोदी सरकार में 5 साल काम भी कर चुके हैं। जी बिल्कुल। साथ ही डॉक्टर वीरेंद्र कुमार को सामाजिक न्याय मंत्रालय दिया गया है। मधुरेंद्र, ये ताजा अपडेट है, नई जानकारी है। बिल्कुल, सामाजिक न्याय मंत्रालय, देखिए बिल्कुल जो समूची अपडेट है वो आ चुकी है, खासतौर पर राष्ट्रपति भवन से, और एक के बाद एक जैसा कि हम बता रहे हैं। उस फेहरिस्त में देखा जाए तो बड़े बदलाव जो हैं वो साफ तौर पर हम लोगों के सामने लेकर आए हुए हैं। और हम बताएं आपको कि जो फेहरिस्त में सबसे ऊपर नाम है वो एक बार फिर से राजनाथ सिंह का दिखाई दे रहा है, जो कि डिफेंस मिनिस्टर के तौर पर बने रहेंगे। अमित शाह को एक देखा जाए तो गृह मंत्रालय के साथ साथ मिनिस्टर ऑफ कोऑपरेशन का जिम्मा दिया गया है, जिसकी बात हम कर रहे थे कि किस तरह से नया मंत्रालय बनाया गया है और इसकी पहली अहम जिम्मेदारी जो है वह खुद अमित शाह संभालेंगे। उसके बाद देखा जाए तो नितिन गडकरी का मंत्रालय जस का तस बना हुआ है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट रहेंगे। निर्मला सीतारामन भी फाइनेंस में बनी हुई हैं, कॉर्पोरेट अफेयर्स जो है वो उनको दिया गया है। साथ ही नरेंद्र सिंह तोमर जो है वो एग्रीकल्चर में बने रहेंगे, इसमें कोई बड़ा बदलाव नहीं है। उसके अलावा जयशंकर को हम जानते हैं कि उनमें कोई बदलाव नहीं है, क्योंकि वो आज से ही रूस की यात्रा पर जा चुके हैं और इस बीच हमने देखा कि किस तरह से ईरान में वहां पर उन्होंने एक बड़ी मुलाकात की और प्रधानमंत्री मोदी बिल्कुल मधुरेंद्र, और ये देखिए मेरे हाथ में वो पूरी लिस्ट आ चुकी है जिसमें तमाम मंत्रियों के नाम और मंत्रालय हैं। हमें एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा, तब तक मैं इसको देख लेता हूं, पढ़ लेता हूं और बहुत जल्द एक छोटे से ब्रेक के बाद लौटूंगा। तो किस मंत्री के पास कौन सा मंत्रालय गया है बहुत डिटेल में आपको बताऊंगा, फौरन वापस लौटेंगे।